नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 की पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 के अध्याय 1 से 8 तक के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यह सारे प्रश्न आपके आगामी एनएमएमएस के एग्जाम में मददगार साबित होने वाले हैं। तो आइए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज के हमारे पहले अध्याय की तरफ। आज का हमारा पहला अध्याय है अध्याय 1, जिसका नाम है समानता। पहला प्रश्न है, एक लिखित दस्तावेज जिसमें देश की जनता एवं सरकार के द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों का संकलन होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विधेयक, ऑप्शन बी दस्तावेज, ऑप्शन सी संविधान, ऑप्शन डी पुस्तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संविधान। यानी संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें देश की जनता एवं उस देश की सरकार के द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों, अधिनियमों, सिद्धांतों का संकलन होता है और उसके माध्यम से ही उस देश का शासन संचालित किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? हम संविधान कहते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे भारत देश का संविधान देश के सभी व्यक्तियों को क्या मानता है? ऑप्शन ए असमान, ऑप्शन बी समान, ऑप्शन सी अमीर, ऑप्शन डी गरीब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समान। हमारे भारत देश का संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समान मानता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। ऑप्शन ए नगर पालिका, ऑप्शन बी प्रिंट मीडिया, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी न्यायपालिका। इसका सही आंसर हो जाएगा संसद। संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और हम जो हमारे द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधित्व होते हैं उनके माध्यम से संसद में प्रतिनिधित्व पाते हैं। अगला प्रश्न है, सतत विकास के कुल 17 लक्ष्यों में से लक्ष्य 2 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ऑप्शन बी जल एवं स्वच्छता, ऑप्शन सी लैंगिक समानता, ऑप्शन डी भुखमरी समाप्त करना। तो आपको बताना है कि सतत विकास के कुल 17 लक्ष्यों में से लक्ष्य 2 का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भुखमरी समाप्त करना। सबसे पहले आपको याद करना है कि सतत विकास के कुल कितने लक्ष्य हैं? तो वो है 17। इसमें है सबसे पहला है गरीबी, दूसरा है भुखमरी समाप्त करना, तीसरा है उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली, लक्ष्य 4 है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लक्ष्य 5 है लैंगिक समानता और लक्ष्य 6 है जल एवं स्वच्छता। ठीक है। अगला प्रश्न है, समानता को स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान में निम्न प्रावधान किए गए हैं और आपको बताना है कि उन प्रावधानों में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए कानून की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति समान है, ऑप्शन बी किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, स्त्री या पुरुष और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिनमें शामिल है खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि शामिल है, ऑप्शन डी है अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि ये सभी कथन सत्य है, इनमें से कोई सा भी कथन असत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारत में अस्पृश्यता या छुआछूत करना एक दंडनीय अपराध है, इसका संबंध किस अनुच्छेद से है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता या छुआछूत को दंडनीय घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना जिसे अपन MDM या मिड डे मील भी कहते हैं का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से किया गया था? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु।
भारत के तमिलनाडु राज्य से सर्वप्रथम मध्याह्न भोजन योजना, जिसे हम एमडीएम या मिड डे मील योजना भी कहते हैं, का प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील योजना को उच्चतम न्यायालय ने देश के सभी राज्य सरकारों को अपने स्कूलों में 6 माह के भीतर लागू करने का निर्देश दिया था? ऑप्शन ए है वर्ष 2000 में, ऑप्शन बी वर्ष 2002 में, ऑप्शन सी वर्ष 1999 में, ऑप्शन डी वर्ष 2001 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ष 2001 में। यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2001 में दिया था। अगला प्रश्न है, किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अर्थात वोट देने की न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। आपको बताना है कि वर्तमान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अर्थात वोट देने की आयु कितने वर्ष है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18 वर्ष। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है वह मतदान कर सकता है अर्थात वोट दे सकता है। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था तब मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, परंतु इसे 61वें संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ था के माध्यम से मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अर्थात वर्तमान में मतदान या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। अगला प्रश्न है, रोजा पार्क्स एक थी जिन्होंने अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन प्रारंभ किया। ऑप्शन ए भारतीय महिला, ऑप्शन बी रूसी महिला, ऑप्शन सी अफ्रीकी अमेरिकी महिला, ऑप्शन डी ब्रिटिश महिला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अफ्रीकी अमेरिकी महिला, यानी रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी जिन्होंने अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जिसे हम कहते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए वर्ष 1950 में, ऑप्शन बी वर्ष 1951 में, ऑप्शन सी वर्ष 1955 में, ऑप्शन डी वर्ष 1964 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ष 1955 में। वर्ष 1955 में अमेरिका में नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए नागरिक अधिकार आंदोलन प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर वर्ष पूछा है इसलिए हम वर्ष 1955 करेंगे, और यदि प्रश्न में दशक पूछे तब हम करेंगे 1950 के दशक के अंत में। अगला प्रश्न है, अमेरिका में नागरिक अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना? ऑप्शन ए वर्ष 1954 में, ऑप्शन बी वर्ष 1955 में, ऑप्शन सी वर्ष 1960 में, ऑप्शन डी वर्ष 1964 में। इससे पहले वाले प्रश्न में हमें पूछा गया था कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो यह हुआ था वर्ष 1955 में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और इस प्रश्न में पूछा गया है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1964, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया? ऑप्शन ए वर्ष 1954 में, ऑप्शन बी वर्ष 1955 में, ऑप्शन सी वर्ष 1960 में, ऑप्शन डी वर्ष 1964 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ष 1964 में अमेरिका में नागरिक अधिकार अधिनियम बना जिसने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव करने पर निषेध लगा दिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। और इसी अनुच्छेद तहत राज्य किसी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति,
लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम भारतीय संविधान के जनक के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों जैसे खेल के मैदान, होटलों, दुकानों, बाजारों, भोजनालयों एवं मनोरंजन स्थानों पर जा सकता है एवं जनता के उपयोग के लिए समर्पित कुओं, सड़कों, स्नान घाटों एवं तालाबों का उपयोग कर सकता है। यह समानता भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। तो यह समानता भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 प्रदान करता है। ऑप्शन सी अनुच्छेद 15। अगला प्रश्न है, भारत में मिड डे मील व्यवस्था किसके फलस्वरूप प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए व्यक्तिगत याचिका, ऑप्शन बी जनहित याचिका, ऑप्शन सी गैर सरकारी संगठन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनहित याचिका, ऑप्शन बी। भारत में जनहित याचिका के माध्यम से मिड डे मील की व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता, जिसे हम छुआछूत भी कहते हैं, को समाप्त करने से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15, ऑप्शन डी अनुच्छेद 16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। आपको बताना है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में मतदान की आयु कितने वर्ष रखी गई थी, और अभी थोड़ी देर पहले यह प्रश्न भी हमने हल कर लिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 वर्ष। और वर्तमान में मतदान या सार्वभौमिक मताधिकार की आयु कितनी वर्ष है? वह है 18 वर्ष। दोस्तों, यह हमारे अध्याय 1 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमने हल कर लिए हैं। इसके बाद हम चलते हैं अध्याय 2 की तरफ। अध्याय 2 का नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। पहला प्रश्न है, दवाइयां निर्मित करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तीसरा। दवाइयां निर्मित करने में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, जो बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भोजन, जल, हवा आदि माध्यमों से फैलती है, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वंशानुगत बीमारियां, ऑप्शन बी शारीरिक बीमारियां, ऑप्शन सी न्यूनताजन्य बीमारियां, ऑप्शन डी संचारणीय बीमारियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संचारणीय बीमारियां। संचारणीय बीमारियां वह होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भोजन हो गया, जल हो गया और या हवा हो गई, इसके माध्यम से फैलती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कितने प्रतिशत संचारणीय बीमारियां जल के द्वारा फैलती है? ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 21%, ऑप्शन सी 11%, ऑप्शन डी 31%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21%। 21% बीमारियां जो संचारणीय बीमारियां होती है वो जल के माध्यम से फैलती है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं को कौन सी 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए सार्वजनिक और निजी, ऑप्शन बी ग्रामीण और शहरी, ऑप्शन सी उच्च और निम्न, ऑप्शन डी प्राथमिक और माध्यमिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सार्वजनिक और निजी। स्वास्थ्य सेवाओं को 2 भागों में बांटा गया है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों एवं अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो किसके द्वारा चलाई जाती है? ऑप्शन ए सरकार, ऑप्शन बी संपन्न व्यक्तियों के द्वारा, ऑप्शन सी निजी संस्थाओं के द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरकार के द्वारा। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन सरकारों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निजी स्वास्थ्य सेवाएं किसके द्वारा प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए संपन्न व्यक्तियों के द्वारा, ऑप्शन बी निजी संस्थाओं एवं कंपनियों द्वारा, ऑप्शन सी सरकार के द्वारा,
ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि निजी स्वास्थ्य सेवाएं किसके द्वारा प्रदान की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निजी संस्थाओं एवं कंपनियों के द्वारा निजी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जहां तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधियों के कौन से नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए। यानी कि जब हम दवाइयाँ लेने जाते हैं तब डॉक्टर को उस पर्ची में कौन से नाम दवाइयों के लिखने चाहिए। ऑप्शन ए हिंदी नाम, ऑप्शन बी जेनेरिक नाम, ऑप्शन सी उर्दू नाम, ऑप्शन डी अंग्रेजी नाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेनेरिक नाम। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से हमारा अच्छा स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए पौष्टिक भोजन पर, ऑप्शन बी प्रदूषण रहित वातावरण पर, ऑप्शन सी स्वच्छ पीने के पानी पर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी पर। हमारा अच्छा स्वास्थ्य पौष्टिक भोजन, प्रदूषित रहित वातावरण, स्वच्छ पीने के पानी, इन सभी पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, हमारे भारतीय संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना किसका प्राथमिक कर्तव्य है। ऑप्शन ए सरकार का, ऑप्शन बी संपन्न व्यक्तियों का, ऑप्शन सी निजी संस्थाओं का, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह दायित्व बनता है सरकार का, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि उनके कल्याण के लिए कार्य करें। इस खाली स्थान में क्या आएगा आपको बताना है। ऑप्शन ए है संपन्न व्यक्ति, ऑप्शन बी निजी संस्थाएं, ऑप्शन सी निजी चिकित्सक, ऑप्शन डी सरकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरकार। लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा सरकार से रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। अगला प्रश्न है, यदि कोई अस्पताल किसी व्यक्ति को समय पर चिकित्सा उपचार प्रदान नहीं कर सकता तो यह किस अधिकार का उल्लंघन हुआ है। ऑप्शन ए चिकित्सा उपचार का अधिकार, ऑप्शन बी सूचना का अधिकार, ऑप्शन सी स्वास्थ्य का अधिकार, ऑप्शन डी जीवन का अधिकार। यानी कि जब भी कोई दुर्घटनाग्रस्त आदमी अस्पताल में आता है तब अस्पताल का पहला दायित्व कौन सा बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जीवन का अधिकार। यानी अस्पताल सबसे पहले उसके जीवन की रक्षा करेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। ऑप्शन ए गरीबों को, ऑप्शन बी अमीरों को, ऑप्शन सी अति विशिष्ट व्यक्तियों को, ऑप्शन डी समस्त नागरिकों को। तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देश के समस्त नागरिकों को प्रदान करे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देश के समस्त नागरिकों को। अगला प्रश्न है, सतत विकास के कुल 17 लक्ष्यों में से लक्ष्य 3 का संबंध किससे है। ऑप्शन ए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ऑप्शन बी लैंगिक समानता, ऑप्शन सी उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली, ऑप्शन डी जल एवं स्वच्छता। तो यह प्रश्न पहले भी आया हुआ है लेकिन उस प्रश्न में लक्ष्य 2 के बारे में पूछा था, इस प्रश्न में लक्ष्य 3 के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि सतत विकास के कुल कितने लक्ष्य हैं। ये हैं 17। कुल लक्ष्य कितने 17 लक्ष्य है। इसमें लक्ष्य 1 का संबंध है गरीबी से, लक्ष्य 2 का संबंध है भुखमरी से, लक्ष्य 3 का संबंध है उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली से, लक्ष्य 4 का संबंध है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से, लक्ष्य 5 का संबंध है लैंगिक समानता से और लक्ष्य 6 का संबंध है जल एवं स्वच्छता से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली। अगला प्रश्न है, कोस्टोरिका किस महाद्वीप का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप, ऑप्शन बी अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ऑप्शन डी यूरोप महाद्वीप। तो आपको बताना है कि कोस्टोरिका कौन से महाद्वीप में स्थित है। यह उस महाद्वीप का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। इसके बाद हम 2-3 फुल फॉर्म देखेंगे। सबसे पहली है आरएमपी, इसका मतलब है पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय। अगला है ओपीडी यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, इसका अर्थ होता है बाह्य रोगी विभाग। आपको यह कैसे कैसे याद कर लेने हैं। इसके बाद है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसे हम बोलते हैं विधानसभा सदस्य। ये तीनों फुल फॉर्म आपको ऐसे कैसे याद कर लेने हैं। आरएमपी का मतलब होता है पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय, ओपीडी का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जिसे हम कहते हैं बाह्य रोगी विभाग।
एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा सदस्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य केंद्र जिसे हम कहते हैं अस्पताल। ऑप्शन बी परीक्षणों के लिए प्रयोगशाला। ऑप्शन सी एम्बुलेंस की सुविधा। ऑप्शन डी सभी को रोजगार की सुविधा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी को रोजगार की सुविधा। ये स्वास्थ्य सेवाओं में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी से संबंधित है? ऑप्शन ए आई फ्लू। ऑप्शन बी हैजा। ऑप्शन सी मलेरिया। ऑप्शन डी प्लेग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैजा। हैजा पानी से संबंधित बीमारी है। अगला प्रश्न है, देश की स्वच्छता सुविधाओं का ध्यान कौन रखता है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य मंत्री। ऑप्शन बी गृह मंत्री। ऑप्शन सी वित्त मंत्री। ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री देश की स्वच्छता सुविधाओं का ध्यान रखता है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब से हुई थी? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2014। ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2015। ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2016। ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 2017। आपको बताना है कि भारत में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब से हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 से। ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2014 से भारत में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। इसके बाद हमारा अगला अध्याय है अध्याय 3, जिसका नाम है राज्य शासन कैसे काम करता है। चलिए बढ़ते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, विधायक कौन होता है? ऑप्शन ए संसद का सदस्य। ऑप्शन बी राज्यसभा का सदस्य। ऑप्शन सी विधानसभा का सदस्य। ऑप्शन डी नगर पालिका का सदस्य। आपको बताना है कि विधायक कौन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विधानसभा का सदस्य विधायक कहलाता है। कथनों में से कौन सा कथन विधायक के संबंध में असत्य है? ऑप्शन ए विधायक को एमएलए भी कहा जाता है। ऑप्शन बी विधायक का चुनाव सरकार करती है। ऑप्शन सी विधायक जनता का प्रतिनिधि होता है। ऑप्शन डी विधायक विधानसभा का सदस्य होता है। ऑप्शन ई विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विधायक का चुनाव सरकार करती है। यह कथन गलत है, क्योंकि विधायक का चुनाव सरकार के द्वारा नहीं जनता के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक राज्य में एक क्या होती है? ऑप्शन ए राज्यसभा। ऑप्शन बी विधानसभा। ऑप्शन सी लोकसभा। ऑप्शन डी संसद। तो आपको बताना है भारत के प्रत्येक राज्य में एक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विधानसभा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है तथा प्रत्येक राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से जनता अपना एक प्रतिनिधि चुनती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा सदस्य। ऑप्शन बी राज्यसभा सदस्य। ऑप्शन सी विधानसभा सदस्य या विधायक। ऑप्शन डी विधान परिषद सदस्य। तो आपको बताना है कि जनता जो अपने निर्वाचन क्षेत्र से जो प्रतिनिधि चुनती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विधानसभा सदस्य या विधायक, या इसे इंग्लिश में एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य स्तर पर जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से किसका गठन होता है? ऑप्शन ए विधान परिषद। ऑप्शन बी विधानसभा। ऑप्शन सी राज्यसभा। ऑप्शन डी लोकसभा। आपको बताना है कि राज्य स्तर पर जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं उसके माध्यम से किसका गठन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विधानसभा का। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में विधायकों के रूप में जनता अपने क्षेत्र से किसे चुनती है? ऑप्शन ए सरकार। ऑप्शन बी सांसद। ऑप्शन सी प्रतिनिधि। ऑप्शन डी मंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकतंत्र में विधायकों के रूप में जनता अपने क्षेत्र से प्रतिनिधि का चुनाव करती है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में किसी भी विषय पर कानून बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए राज्यसभा के द्वारा। ऑप्शन बी विधानसभा के द्वारा। ऑप्शन सी विधान परिषद के द्वारा। ऑप्शन डी लोकसभा के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विधानसभा के द्वारा। जब भी राज्य में कानून बनाने की बात आती है तो यह कार्य विधानसभा के द्वारा किया जाता है और केंद्र में कानून बनाने का कार्य संसद के द्वारा किया जाता है। बात करते हैं कानून निर्माण के बारे में। राज्य में कानून निर्माण का कार्य विधानसभा के द्वारा किया जाता है और संपूर्ण देश में यानी कि केंद्र में कानून निर्माण का कार्य संसद के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में विधायकों, जिन्हें एमएलए भी कहते हैं, के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। एमएलए का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए
मेंबर ऑफ लीगल असेंबली, ऑप्शन बी मास्टर ऑफ लीगल असेंबली, ऑप्शन सी मेंबर ऑफ लेफ्टिनेंट आर्मी, ऑप्शन डी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आपको बताना है कि एमएलए का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए का पूरा नाम है, और इसे हिंदी में विधानसभा सदस्य या विधायक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, विधानसभा क्या होती है? ऑप्शन ए वह स्थान जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, ऑप्शन बी वह स्थान जहां राज्यपाल बैठते हैं, ऑप्शन सी वह स्थान जहां सभी विधायक एकत्रित होते हैं, ऑप्शन डी वह स्थान जहां कैबिनेट मंत्री बैठते हैं। तो आपको बताना है कि विधानसभा क्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वह स्थान जहां सभी विधायक एकत्रित होते हैं उसे क्या कहते हैं? विधानसभा। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का विधानसभा भवन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उदयपुर में, ऑप्शन बी अजमेर में, ऑप्शन सी जोधपुर में, ऑप्शन डी जयपुर में। आपको बताना है कि राजस्थान राज्य का विधानसभा भवन कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जयपुर में। राजस्थान राज्य का विधानसभा भवन जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, हमारे राजस्थान राज्य की कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन डी 100। आपको बताना है कि हमारे राजस्थान राज्य की कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं। तो हमारे राजस्थान राज्य की कुल विधानसभा सीटें हैं 200। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 200। अगला प्रश्न है, हमारे राजस्थान राज्य का विधानसभा क्षेत्र कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 250, ऑप्शन डी 200। आपको बताना है कि हमारे राजस्थान राज्य का विधानसभा क्षेत्र कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 200। यानी कि हमारे राजस्थान राज्य का विधानसभा क्षेत्र 200 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है, और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि विधानसभा में जाता है। यानी कि 200 निर्वाचन क्षेत्र के हो गए 200 प्रतिनिधि, यानी कि 200 सीटें। ठीक है। अगला प्रश्न है, हमारे भारत देश के प्रत्येक राज्य में सरकार कौन बनाते हैं? ऑप्शन ए विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्य, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त सदस्य, ऑप्शन सी राज्यपाल के द्वारा मनोनीत सदस्य, ऑप्शन डी विधानसभा में विरोधी दल के सदस्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्य भारत के प्रत्येक राज्य में सरकार बनाते हैं। अगला प्रश्न है, वह राजनीतिक दल जिसके सभी विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुए हैं कहलाता है। ऑप्शन ए बहुमत प्राप्त दल, ऑप्शन बी अल्पमत दल, ऑप्शन सी विरोधी दल, ऑप्शन डी समर्थक दल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहुमत प्राप्त दल, अर्थात वह राजनीतिक दल जिसके सभी विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से विजय हो गए हैं उस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त दल कहते हैं। अगला प्रश्न है, बहुमत प्राप्त करने हेतु किसी भी राजनीतिक दल को कितनी सीटें प्राप्त करनी होती है? ऑप्शन ए आधे से कम, ऑप्शन बी एक भी नहीं, ऑप्शन सी आधे से अधिक, ऑप्शन डी आधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बहुमत प्राप्त करने के लिए चाहे वो कोई सा भी राजनीतिक दल हो उसे आधे से अधिक सीटें प्राप्त करनी जरूरी होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुमत प्राप्त न होने पर कई राजनीतिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विपक्षी सरकार, ऑप्शन बी दल बदल सरकार, ऑप्शन सी गठबंधन सरकार, ऑप्शन डी स्वतंत्र सरकार। इसका आंसर हो जाएगा बहुमत प्राप्त न होने पर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां मिलकर एक सरकार बना लेती है तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गठबंधन सरकार। अगला प्रश्न है, राज्य की विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी विधायक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य की विधानसभा में जो भी बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है उसे हम मुख्यमंत्री कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, राज्य में चुनाव संपन्न होने के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, वह क्या बनता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी जनता, ऑप्शन सी महासचिव, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। जैसे कि राज्य में चुनाव संपन्न हो जाते हैं और जो भी पार्टी सत्ता में आती है उस दल के सभी विधायक मिलकर अपने नेता का चुनाव करते हैं, उसे मुख्यमंत्री कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह सभी विधायक जो सत्ता पक्ष या बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन सरकार का हिस्सा नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संवाददाता, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी विरोधी पक्ष या विपक्षी, ऑप्शन डी न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विरोधी पक्ष या विपक्षी। इसके बाद अपन बात करते हैं विरोधी पक्ष या विपक्ष के क्या कार्य हैं। पहला कार्य है इनका
सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियां जनता के सामने लाना एवं अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाना। यानी कि जो वर्तमान में सरकार है उनकी नीतियों और कार्यक्रमों की में भी जो भी कमियां हैं वो जनता के सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए यह जन समर्थन जुटाते हैं ताकि भविष्य में अपनी सरकार बना सकें। अगला बिंदु है सरकारी निर्णयों और कार्यों पर प्रश्न उठाना कि वर्तमान में जो सरकार निर्णय ले रही है या जो भी कार्य करवा रही है उस पर प्रश्न उठाने का कार्य विरोधी पक्ष या विपक्ष का होता है। अगला है लोगों की स्वतंत्रता और अधिकार की रक्षा करना और इसका अगला वाला बिंदु है सत्तारूढ़ दल की मनमानी पर प्रतिबंध लगाना ताकि वह लोगों की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों को नहीं छीने। अगला प्रश्न लेते हैं राज्य में चुनाव होने के बाद मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी न्यायाधीश। आपको बताना है कि राज्य में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, उसके बाद सभी विधायक मिलकर अपने मुख्यमंत्री का चुनाव कर लेते हैं और अन्य मंत्रियों का भी चुनाव कर लिया जाता है। उसके बाद इन मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं अपन एक महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में, वह है मंत्रियों का चयन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है जबकि मंत्रियों की नियुक्ति व मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मंत्रियों का चयन मुख्यमंत्री करता है और मुख्यमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है जो याद रखने योग्य है। अगला प्रश्न लेते हैं सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी कौन होते हैं। ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी विधायक, ऑप्शन सी कर्मचारी, ऑप्शन डी मंत्री। आपको बताना है सरकार के विभिन्न विभागों जैसे वित्त विभाग हो गया, कृषि विभाग हो गया और इसके बाद शिक्षा विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, इनके प्रभारी कौन होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मंत्री। इन विभागों के प्रभारी मंत्री होते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं सरकार के विभिन्न विभागों जैसे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि के प्रभारी कौन होते हैं। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी मंत्री, ऑप्शन सी राज्य मंत्री, ऑप्शन डी राज्यपाल। इससे पहले वाले प्रश्न में भी यही प्रश्न था और इसमें थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिया गया है, तो इस वाले प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मंत्री। यानी कि सरकार के विभिन्न विभागों के जैसे स्वास्थ्य विभाग, वित्त विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, इनके प्रभारी मंत्री होते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं सरकार के विभिन्न विभागों एवं मंत्रियों का सामूहिक प्रमुख कौन होता है। ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी महासचिव, ऑप्शन सी विधायक, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो आपको बताना है कि सरकार के जो विभिन्न विभाग होते हैं उन विभागों एवं मंत्रियों का सामूहिक रूप से प्रमुख कौन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों और मंत्रियों का सामूहिक रूप से प्रमुख होता है। अब बात करते हैं अपन विभिन्न विभागों के बारे में, जैसे कि वित्त विभाग हो गया, वित्त विभाग का मंत्री को वित्त मंत्री बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया शिक्षा विभाग हो गया, शिक्षा विभाग के मंत्री को अपन शिक्षा मंत्री बोलते हैं। इसके बाद जैसे मान लेते हैं स्वास्थ्य विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग को मंत्री को स्वास्थ्य मंत्री बोलते हैं। इसके बाद मान लेते हैं कृषि विभाग हो गया, कृषि विभाग के मंत्री को अपन कृषि मंत्री बोलते हैं। और इन सभी विभागों और मंत्रियों के जो सामूहिक रूप से प्रमुख होता है वह मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं राज्य का प्रमुख कौन होता है। ऑप्शन ए न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, ऑप्शन डी राज्यपाल। अब यहाँ पर बात करते हैं अपन 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना ही लिखना है, क्योंकि यहाँ से घुमा फिरा के बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आपको ये बिंदु अपने नोटबुक में लिखने हैं। चलिए बात करते हैं। पहला बिंदु है राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, ये तो याद करना ही करना है। दूसरा बिंदु है राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। तीसरा बिंदु है राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि राज्यपाल होता है। चौथा बिंदु है राज्य में राज्य सरकार का प्रतिनिधि या मुखिया मुख्यमंत्री होता है। पांचवा बिंदु है राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो राज्य का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। और छठा बिंदु है राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। तो ये 6 बिंदु आपको ऐसे कैसे याद करने हैं। पहला बिंदु है राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। दूसरा बिंदु है राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। तीसरा बिंदु है राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि राज्यपाल होता है। चौथा बिंदु है राज्य में राज्य सरकार का प्रतिनिधि या मुखिया मुख्यमंत्री होता है। पांचवा बिंदु है राज्य का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री कहलाता है। और छठा बिंदु है राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। ये 6 बिंदु आपको ऐसे कैसे याद करने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। आपको बताना है कि राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है वो याद रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, ठीक है। और जब ऑप्शन में राष्ट्रपति नहीं आए तब हमें केंद्र सरकार पर टिक करना है। अगला प्रश्न लेते हैं, किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों एवं अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। ऑप्शन ए विधायक, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो आपको बताना है कि किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों एवं अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चला रही है या नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और केंद्र सरकार में भी राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद अपन बात करते हैं एनएमएमएस एग्जाम में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो इस चैप्टर से संबंधित है। पहला प्रश्न है, निर्वाचन क्षेत्र से क्या आशय है? ऑप्शन ए वह क्षेत्र जहां से जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। ऑप्शन बी वह क्षेत्र जहां से विभिन्न प्रकार के खनिज निकलते हैं। ऑप्शन सी जहां देश की राजधानी हो। ऑप्शन डी निर्वाचित प्रतिनिधियों के बैठक का स्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वह क्षेत्र जहां से जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है वह निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, विधायक बनने के लिए कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए? ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 45 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष। आपको बताना है कि विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए ताकि वह आयु पूर्ण होने के बाद वह व्यक्ति विधायक बन सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधायक बनने के लिए 25 वर्ष की आयु पूरी होना चाहिए। अगला प्रश्न लेते हैं, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन बनी? ऑप्शन ए वसुंधरा राजे, ऑप्शन बी सोनिया गांधी, ऑप्शन सी यशोदा देवी, ऑप्शन डी मीना कुमारी। आपको बताना है कि राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन है, तो यह है अपने यशोदा देवी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। आपको बताना है कि स्वतंत्रता के बाद मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी थी। यह वाला प्रश्न अपन ने इससे पिछले वाले वीडियो में भी हल किया है। आपको बताना है कि वह आयु कितनी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 वर्ष। स्वतंत्रता के बाद मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई थी जिसे बाद में घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला प्रश्न लेते हैं, एमएलए का पूर्ण रूप बताइए। ऑप्शन ए विधि प्राधिकारी का सदस्य, ऑप्शन बी विधानसभा के सदस्य, ऑप्शन सी अधिकार का पालन करने वाले कानून मंत्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि एमएलए का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विधानसभा के सदस्य, या इसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में संसद के सदस्यों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए विधायक, ऑप्शन बी सांसद, ऑप्शन सी सम्राट, ऑप्शन डी कार्यकारी। आपको बताना है कि संसद के सदस्यों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लिया जाता है। पहले वाले प्रश्न में अपन ने बात की थी कि विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहते हैं। विधायक को इंग्लिश में एमएलए बोलते हैं। एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये तो हो गया राज्य के संबंध में। अब बात करते हैं अपन भारत के संदर्भ में, यानी कि भारत में जो संसद होती है उसके जो सदस्य होते हैं उनको अपन बोलते हैं सांसद, और इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सांसद। अगला प्रश्न लेते हैं, राज्यपाल पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु आवश्यक है। ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 40 वर्ष। आपको बताना है कि राज्यपाल पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल बनने एवं राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष रखी गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए विधायक, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी जनता, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। आपको बताना है कि मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, और यह प्रश्न अपन ने पहले भी हल कर लिया है थोड़ी देर पहले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, जबकि मंत्रियों का चयन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितने वर्ष है? तो वर्तमान में भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु या वोट देने की आयु या अपन इसे बोल सकते हैं मतदान करने की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18 वर्ष, जबकि स्वतंत्रता के समय मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई थी। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है? ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन 2 5 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में जनगणना प्रति 10 वर्ष के अंतराल में की जाती है। अगला प्रश्न लेते हैं, विधानसभा सदस्य क्या कहलाते हैं?
ऑप्शन ए सांसद, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी सचिव, ऑप्शन डी विधायक। तो अपन ने भी थोड़ी देर पहले बात की थी, राज्य में विधानसभा होती है और विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहते हैं और इन्हें इंग्लिश में एमएलए बोलते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विधायक। और संसद के सदस्यों को सांसद बोलते हैं, यानी कि इन्हें इंग्लिश में एमपी बोलते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसके बाद अपन बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। यह बिंदु भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है और इन्हें बार बार याद करना है, क्योंकि इन्हीं बिंदुओं से एक दो प्रश्न हर बार एग्जाम में प्रश्न आ ही रहे हैं। ठीक है, पहला बिंदु है भारत में जनगणना होती है। तो भारत में जनगणना प्रति 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है। दूसरा बिंदु है मतदान या वोट या मताधिकार की आयु कितनी है। वर्तमान में 18 वर्ष है मताधिकार की आयु। अगला बिंदु है पंच या सरपंच बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए। तो पंच और सरपंच बनने के लिए आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। अगला बिंदु है विधायक बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए। विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। अगला बिंदु है मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना जरूरी है। अगला बिंदु है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। अगला बिंदु है राज्यपाल बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। अगला बिंदु है देश का राष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी निर्धारित की गई है। तो देश का राष्ट्रपति बनने के लिए उस व्यक्ति की आयु 35 वर्ष होना जरूरी है। अगला प्रश्न है कई पार्टियों से बनी सरकार क्या कहलाती है। ऑप्शन ए गठबंधन सरकार, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी विपक्षी सरकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कई पार्टियों से मिलकर जो सरकार बनती है उसे अपन बोलते हैं गठबंधन सरकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गठबंधन सरकार। अगला प्रश्न है कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी विधायक, ऑप्शन सी सांसद, ऑप्शन डी सरकार। अब यहाँ पे पूछा है कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है राज्य सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यपाल। आपको बताना है कि राज्य सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राज्यपाल। यह वाला प्रश्न वो जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले 6 बिंदु बताए थे उनमें से पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं राज्य विधायिका में मंत्रिमंडल के अध्यक्ष को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मंत्री, ऑप्शन बी विधायक, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी यह सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुख्यमंत्री। राज्य विधायिका में मंत्रिमंडल का अध्यक्ष मुख्यमंत्री कहलाता है। अगला प्रश्न है एमएलए का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है मेंबर ऑफ लॉ अथॉरिटी, ऑप्शन बी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ अबाइडिंग अथॉरिटी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एमएलए का पूरा नाम होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। दोस्तों यह थे हमारे अध्याय 3 के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ में हमने वह प्रश्न भी हल कर लिए हैं जो एनएमएमएस एग्जाम में पूछे गए थे। इससे यह पता चलता है कि यह अध्याय अपने लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसके बाद अपन चलते हैं अपने अगले अध्याय 4 की तरफ। अध्याय 4 जिसका नाम है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़े होना। इसका पहला प्रश्न है लिंग भेद जेंडर से क्या आशय है। ऑप्शन ए पुरुषों में अंतर करना, ऑप्शन बी शिक्षित व अशिक्षित में अंतर करना, ऑप्शन सी महिला व पुरुषों में अंतर करना, ऑप्शन डी बच्चों व पुरुषों में अंतर करना। तो लिंग भेद या जेंडर से आशय महिलाओं व पुरुषों में अंतर करना लिंग भेद या जेंडर कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारे समाज में लड़के एवं लड़कियों के मध्य अंतर करना कब से प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन ए विवाह के बाद से, ऑप्शन बी किशोरावस्था से, ऑप्शन सी बचपन से, ऑप्शन डी वृद्धावस्था से। तो हमारे समाज में लड़के एवं लड़कियों के बीच अंतर करना प्रारंभ हो जाता है बचपन से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बचपन से। अगला प्रश्न है सामोआ द्वीप किस महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीप समूह का एक भाग है। ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है सामोआ द्वीप समूह पर कौन सी गतिविधि सबसे महत्वपूर्ण थी। ऑप्शन ए कृषि करना, ऑप्शन बी व्यापार करना, ऑप्शन सी मछली पकड़ना, ऑप्शन डी बागबानी करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामोआ द्वीप समूह पर मछली पकड़ना गतिविधि सबसे महत्वपूर्ण थी। अगला प्रश्न है बालवाड़ी या क्रेच की सुविधा के लिए किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 20 से अधिक, ऑप्शन बी 24 से अधिक, ऑप्शन सी 30 से अधिक, ऑप्शन डी 28 से अधिक। यानी कि बालवाड़ी या क्रेच की सुविधा देने के लिए किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक होनी चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 से अधिक। अगला प्रश्न है
यदि किसी संस्थान में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक हो तो उस संस्थान को निम्न में से कौन सी सुविधा देना अनिवार्य है? ऑप्शन ए आंगनवाड़ी, ऑप्शन बी पुस्तकालय, ऑप्शन सी विद्यालय, ऑप्शन डी बालवाड़ी या क्रेच। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बालवाड़ी या क्रेच। यानी कि किसी संस्थान में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उस संस्थान को बालवाड़ी या क्रेच की सुविधा देना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, सरकार ने कार्यस्थल पर बच्चों की देखभाल हेतु बालवाड़ी या क्रेच की सुविधा क्यों अनिवार्य की है? ऑप्शन ए है ताकि महिलाएं काम करते हुए बच्चों की देखभाल भी कर सके। ऑप्शन बी है ताकि महिला कर्मचारियों को काम करने के और अधिक अवसर मिले। ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ताकि महिलाएं काम करते हुए बच्चों की देखभाल भी कर सकें और महिला कर्मचारियों को काम करने के और अधिक अवसर भी मिले, इसलिए सरकार ने कार्यस्थलों पर बालवाड़ी या क्रेच की सुविधा अनिवार्य की है। अगला प्रश्न लेते हैं, जब महिलाएं घर के अंदर एवं घर के बाहर दोनों जगह काम करती है तो इसे क्या माना जाता है? ऑप्शन ए दोहरा श्रम, ऑप्शन बी दोहरा बोझ, ऑप्शन सी दोहरी पहचान, ऑप्शन डी वैतनिक कार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोहरा बोझ। अगला प्रश्न लेते हैं, दोहरा बोझ शब्द से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए घर के अंदर का काम, ऑप्शन बी घर के बाहर का काम, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोहरा बोझ शब्द से आशय घर के अंदर के काम और घर के बाहर के काम से है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्त्री और पुरुष होने के आधार पर भेदभाव करने पर रोक लगाता है? ऑप्शन ए समाज, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी संविधान, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो आपको बताना है कि स्त्री और पुरुष होने के आधार पर भेदभाव पर कौन रोक लगाता है? तो यह लगाता है हमारे देश का संविधान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संविधान। अब बात करते हैं अपन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के बारे में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 बोलता है कि राज्य अथवा कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान, कौन कौन से एक बार वापस देखते हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। अर्थात राज्य अथवा कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, सतत विकास के कुल 17 लक्ष्यों में से लक्ष्य 5 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ऑप्शन बी जल एवं स्वच्छता, ऑप्शन सी लैंगिक समानता, ऑप्शन डी भुखमरी समाप्त करना। आपको बताना है सतत विकास के लक्ष्य 5 का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लैंगिक समानता। यह आप सभी को पता ही है कि सतत विकास के कुल 17 लक्ष्य हैं, जिसमें पहला है गरीबी, दूसरा आता है भुखमरी समाप्त करना, तीसरा है उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली, चौथा नंबर पे आता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, 5वें नंबर पे आता है लैंगिक समानता और 6ठे नंबर पे आता है जल एवं स्वच्छता। अगला प्रश्न है, जब किसी को उनके द्वारा किए गए कार्य या कार्य के लिए उचित मान्यता नहीं दी जाती है तो वह व्यक्ति कैसा महसूस कर सकता है? ऑप्शन ए प्रसन्नचित्त, ऑप्शन बी आश्चर्यचकित, ऑप्शन सी अवमूल्यित, ऑप्शन डी अधिमूल्यित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह व्यक्ति अवमूल्यित महसूस करता है। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति जब अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता है तब वह व्यक्ति स्वयं को खालिस्तान महसूस करता है। ऑप्शन ए प्रसन्नचित्त, ऑप्शन बी आश्चर्यचकित, ऑप्शन सी अवमूल्यित, ऑप्शन डी अधिमूल्यित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवमूल्यित। यानी कि कोई भी व्यक्ति जब अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता है तब वह व्यक्ति स्वयं को अवमूल्यित महसूस करता है। अब एक उदाहरण के लिए समझते हैं, यदि कोई लड़का अपने मित्र के लिए घंटों सोच विचार कर बहुत खोज कर एक उपहार बनाता है और उसका मित्र उस उपहार को देखकर कुछ भी नहीं कहे तो ऐसे में पहला लड़का अपने आप को अवमूल्यित महसूस करता है। चलिए आपका ही उदाहरण लेते हैं, जब आप में से कोई विद्यार्थी बहुत मेहनत करके अच्छी हैंड राइटिंग में कार्य करके लाता है और अध्यापक के द्वारा उसे वेरी गुड या एक्सीलेंट नहीं दिया जाता है तो वह विद्यार्थी स्वयं को अवमूल्यित महसूस करता है। अगला प्रश्न लेते हैं, घर के काम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए घर के कामों को महिलाओं से जोड़ा जाता है, ऑप्शन बी घर के कामों के बदले में वेतन व सम्मान नहीं मिलता है, ऑप्शन सी घर के कामों को अदृश्य एवं अमहत्वपूर्ण समझा जाता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि घर के काम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। पहला कथन है घर के कामों को महिलाओं से जोड़ा जाता है, यह कथन सत्य है। दूसरा कथन है घर के कामों के बदले में वेतन व सम्मान नहीं मिलता है, ये भी कथन सत्य है। अगला कथन है घर के कामों को अदृश्य एवं अहम महत्वपूर्ण समझा जाता है, तो यह कथन भी सत्य है।
यानी कि ये तीनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, लैंगिक समानता लाने के लिए कौन कदम उठा सकता है? ऑप्शन ए संविधान, ऑप्शन बी समाज, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि लैंगिक समानता लाने के लिए कौन कदम उठा सकता है। तो संविधान भी लैंगिक समानता लाने के लिए कदम उठा सकता है और समाज भी लैंगिक समानता लाने के लिए कदम उठा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। प्यारे विद्यार्थियों, यह हमारे अध्याय 4 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमने हल कर लिए हैं। इसके बाद 2 प्रश्न आपके लिए हैं, वो आपको अपने जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न है, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 सितंबर, ऑप्शन बी 26 नवंबर, ऑप्शन सी 26 जुलाई, ऑप्शन डी 26 जनवरी। यह पहला प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दूसरा प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित पदार्थों में से किसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी चांदी। साथ में आपको यही भी बताना है कि थर्मामीटर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। इन दोनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके बाद हमारा अगला अध्याय है अध्याय 5, जिसका नाम है औरतों ने बदली दुनिया। इसका पहला प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत कामकाजी महिलाएं कृषि कार्य में लगी हुई है? ऑप्शन ए 85.5%, ऑप्शन बी 73.6%, ऑप्शन सी 83.6%, ऑप्शन डी 75.6%। तो आपको बताना है इस प्रश्न में कि कितने प्रतिशत कामकाजी महिलाएं कृषि कार्य में लगी हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 83.6%। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तरी रेलवे की पहली महिला रेल इंजन चालक कौन है? ऑप्शन ए ममता बनर्जी, ऑप्शन बी रुकिया सखावत हुसैन, ऑप्शन सी लक्ष्मी लाकरा, ऑप्शन डी रास सुंदरी देवी। आपको इस प्रश्न में बताना है कि उत्तरी रेलवे की पहली महिला रेल इंजन चालक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लक्ष्मी लाकरा। लक्ष्मी लाकरा उत्तरी रेलवे की पहली महिला रेल इंजन चालक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सुल्ताना का स्वप्न नाम से कहानी लिखी है? ऑप्शन ए राम सुंदरी देवी, ऑप्शन बी रुकिया सखावत हुसैन, ऑप्शन सी लक्ष्मी लाकरा, ऑप्शन डी रास सुंदरी देवी। इस वाले प्रश्न में आपको बताना है कि सुल्ताना का स्वप्न नाम से कहानी किसने लिखी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रुकिया सखावत हुसैन। अगला प्रश्न है, किसने वर्ष 1910 में कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी कार्य कर रहा है? ऑप्शन ए ममता बनर्जी, ऑप्शन बी रुकिया सखावत हुसैन, ऑप्शन सी लक्ष्मी लाकरा, ऑप्शन डी रास सुंदरी देवी। तो इस प्रश्न का जवाब आपको देना है कि किसने वर्ष 1910 में कहां पर कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था जो आज यानी वर्तमान में भी कार्य कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रुकिया सखावत हुसैन। और साथ में आपको इसका वर्ष भी याद करना है और कहां पर खोला था यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, किसी भारतीय महिला के द्वारा लिखित पहली आत्मकथा कौन सी है? ऑप्शन ए सुल्ताना का स्वप्न, ऑप्शन बी लीला तिकलम, ऑप्शन सी आमार जीवोन, ऑप्शन डी रसमंजरी। इस प्रश्न में आपको बताना है कि किसी भारतीय महिला के द्वारा लिखित पहली आत्मकथा कौन सी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आमार जीवोन। अगला प्रश्न है, किसी भारतीय महिला के द्वारा लिखित पहली आत्मकथा आमार जीवोन की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए ममता बनर्जी, ऑप्शन सी रुकिया सखावत हुसैन, ऑप्शन सी लक्ष्मी लाकरा, ऑप्शन डी रास सुंदरी देवी। इस प्रश्न में आपको बताना है कि किसी भारतीय महिला के द्वारा जो आत्मकथा लिखी गई है आमार जीवोन, इसकी लेखिका कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रास सुंदरी देवी। रास सुंदरी देवी ने आमार जीवोन नाम से सबसे पहले अपनी आत्मकथा लिखी है। अगला प्रश्न है, रास सुंदरी देवी ने अपनी आत्मकथा आमार जीवोन कौन सी भाषा में लिखी है? ऑप्शन ए राजस्थानी भाषा में, ऑप्शन बी मराठी भाषा में, ऑप्शन सी गुजराती भाषा में, ऑप्शन डी बांग्ला भाषा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रास सुंदरी देवी ने अपनी आत्मकथा आमार जीवोन अपनी बांग्ला भाषा में लिखा है। अब बात करते हैं अपन रास सुंदरी देवी के बारे में। रास सुंदरी देवी, इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, उस आत्मकथा का नाम है आमार जीवोन। आमार जीवोन की भाषा है बांग्ला भाषा, यानी कौन सी भाषा में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो बांग्ला भाषा में। और रास सुंदरी देवी के द्वारा जो आत्मकथा लिखी गई है आमार जीवोन, यह पहली भारतीय महिला है जिन्होंने अपनी पहली आत्मकथा लिखी है। रास सुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर भी दिया था। तो यह हो गई अपनी रास सुंदरी देवी के बारे में महत्वपूर्ण बातें थी जो अपनी किताब में दी हुई है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रति
रिक्त स्थान में जनगणना होती है? ऑप्शन ए प्रति 1 वर्ष में, ऑप्शन बी प्रति 5 वर्ष में, ऑप्शन सी प्रति 10 वर्ष में, ऑप्शन डी प्रति 20 वर्ष में। यह वाला प्रश्न अपन ने कल भी हल किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रति 10 वर्ष में। भारत में प्रति 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की शिक्षा का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 82%, ऑप्शन बी 65%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 15%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 65%। अब बात करते हैं अपन शिक्षित लोगों की संख्या के बारे में। जब अपनी जनगणना हुई थी 1961 के अनुसार, तब लड़के एवं पुरुष इनकी शिक्षा का प्रतिशत था 40%, जबकि महिलाओं की शिक्षा का परसेंट था केवल 15%। और जब 2011 की जनगणना हुई है, उसमें लड़के एवं पुरुषों की शिक्षा का प्रतिशत हो गया है 82%, यानी कि 40 से बढ़कर कितना हो गया है? 82% हो गया है। और महिलाओं का शिक्षा का प्रतिशत कितना हो गया है? तो यह हो गया है 65%, यानी कि 15% से बढ़ के 65% हो गया है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष से भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई है? ऑप्शन ए वर्ष 2010 से, ऑप्शन बी वर्ष 2012 से, ऑप्शन सी वर्ष 2014 से, ऑप्शन डी वर्ष 2016 से। तो आपको बताना है कि भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब से हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ष 2014 से। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को, ऑप्शन बी प्रतिवर्ष 8 मार्च को, ऑप्शन सी प्रतिवर्ष 22 मार्च को, ऑप्शन डी प्रतिवर्ष 30 मार्च को। तो आपको इस प्रश्न में बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रतिवर्ष 28 फरवरी को, तो प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी है प्रतिवर्ष 22 मार्च को, तो प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी है इसका प्रतिवर्ष 30 मार्च को, तो प्रतिवर्ष 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, रमाबाई ने वर्ष खालिस्तान में पूना के खेड़ गांव में एक मिशन की स्थापना की, जहां पर विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। ऑप्शन ए वर्ष 1895 में, ऑप्शन बी वर्ष 1898 में, ऑप्शन सी वर्ष 1900 में, ऑप्शन डी वर्ष 1905 में। तो आपको बताना है कि किस वर्ष में रमाबाई ने पूना के खेड़ गांव में एक मिशन की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ष 1898 में। तो आपको साथ में ये जो नीले नीले अक्षर हो गए हैं ये भी याद करते चलना है। कहाँ पर की थी? पूना के खेड़ गांव में। किसने की थी? पंडिता रमाबाई ने। और कब की थी? वर्ष 1898 में। अगला प्रश्न लेते हैं, रमाबाई ने वर्ष 1898 में कहाँ पर एक मिशन की स्थापना की थी? ऑप्शन ए वनस्थली टोंक में, ऑप्शन बी बगतरी गांव नागौर में, ऑप्शन सी खेड़गांव पूना में, ऑप्शन डी वर्धा महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खेड़गांव पूना में। अगला प्रश्न है, संस्कृत पढ़ना लिखना जानने के कारण रमाबाई को कौन सी उपाधि दी गई थी? ऑप्शन ए शिक्षा शास्त्री की, ऑप्शन बी महामना की, ऑप्शन सी पंडिता की, ऑप्शन डी कवि गुरु की। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी है कि संस्कृत पढ़ने लिखने के कारण पंडिता रमाबाई को पंडिता की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्यस्थलों एवं शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाले यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष दिशा निर्देश जारी किए थे? ऑप्शन ए वर्ष 2000 में, ऑप्शन बी वर्ष 2001 में, ऑप्शन सी वर्ष 1997 में, ऑप्शन डी वर्ष 2005 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1997 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतत विकास के कुल 17 लक्ष्यों में से लक्ष्य 4 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए लैंगिक समानता से, ऑप्शन बी जल एवं स्वच्छता से, ऑप्शन सी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से, ऑप्शन डी भुखमरी समाप्त करने से। तो ये प्रश्न अब तक 3-4 बार पूछ लिया गया है, तो आपको ये याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्य 4 का संबंध हो जाएगा अपने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। लक्ष्य 1 होता है अपने गरीबी से संबंधित, लक्ष्य 2 है भुखमरी से संबंधित, लक्ष्य 3 का संबंध है उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली से, लक्ष्य 4 का संबंध होता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से, लक्ष्य 5 का संबंध होता है लैंगिक समानता से, और लक्ष्य 6 का संबंध होता है जल एवं स्वच्छता से। अगला प्रश्न है, हर साल को वाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। ऑप्शन ए 14 अगस्त को, ऑप्शन बी 15 अगस्त को, ऑप्शन सी 20 अगस्त को, ऑप्शन डी 30 अगस्त को।
इस प्रश्न में आपको बताना है कि जो वाघा बॉर्डर पंजाब में स्थित है, वहाँ पर भारत पाकिस्तान की सीमा लगती है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग किस दिन इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 अगस्त को। यहाँ पर 14 अगस्त को वाघा बॉर्डर पर भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। अगला प्रश्न है, महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए कानून कब बनाया गया? ऑप्शन ए वर्ष 2000 में, ऑप्शन बी वर्ष 2001 में, ऑप्शन सी वर्ष 2005 में, ऑप्शन डी वर्ष 2006 में। और इसके बाद लेते हैं अपन अगला प्रश्न, महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए कानून कब लागू किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 2000 में, ऑप्शन बी वर्ष 2001 में, ऑप्शन सी वर्ष 2005 में, ऑप्शन डी वर्ष 2006 में। ये दोनों प्रश्न एक समान ही लग रहे हैं देखने को, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है। पहले में बनाया गया है और दूसरे में लागू किया गया है, जिसको मैंने नीले अक्षर से हाईलाइट कर दिया है। सबसे पहले आपको बताना है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए कानून कब बनाया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कानून बनाया गया था वर्ष 2005 में। यह आपको ऐसे कैसे याद कर लेना है, क्योंकि यह प्रश्न पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न था अपना, महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए कानून कब लागू किया गया था। तो कानून पहले बनाया गया था वर्ष 2005 में और यह कानून वर्ष 2006 में लागू किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन भारत में घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा कानून के बारे में। सबसे पहले अपन बात करेंगे यह कानून कब बनाया गया, पास किया गया या पारित किया गया। इन तीनों का मतलब ये एक ही है। अगर आपसे तीनों पूछा जाए तो आपको एक ही जवाब देना है कि यह कानून भारत में 13 सितंबर 2005 को बनाया गया था, या पास किया गया था 13 सितंबर 2005 को, या पारित किया गया था 13 सितंबर 2005 को। और इसमें भी आपको वर्ष तो याद रखना ही रखना है, यानी कि वर्ष 2005 में बनाया गया था या पास किया गया था या पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा अपना वर्ष 2005 में। अगला है, यह कानून भारत में कब लागू किया गया था। तो यह कानून भारत में 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था और इसमें आपको वर्ष याद रखना है 2006 में। ठीक है, वर्ष 2006 में भारत में घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा कानून लागू किया गया था। बनाया कब गया था? वर्ष 2005 में। पास कब किया गया था? वर्ष 2005 में। पारित कब किया गया था? वर्ष 2005 में। और लागू कब किया गया था? वर्ष 2006 में। अगला प्रश्न बनता है अपना, भारत में घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा कानून में कुल कितने अध्याय हैं। तो अध्याय हैं इसमें कुल 5 और इसमें कुल कितनी धाराएं हैं? तो कुल धाराएं हैं इसमें 37 धाराएं हैं। आपको यह भी याद रखना है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ यह प्रश्न कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले है, भारत में किस वर्ष घरेलू हिंसा कानून पास किया गया। ऑप्शन ए है इसमें वर्ष 2004, ऑप्शन बी है 2005, ऑप्शन सी है 2006, ऑप्शन डी है 2007। तो जब इसमें पूछा गया है अपन से पास किया गया था, तो पास कब किया गया था? वर्ष 2005 में। इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2005 में। प्रश्न संख्या 140 का उत्तर हो जाएगा वर्ष 2005, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न ले लिया, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। इस प्रश्न में अपन से पूछा गया है भारत में घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना वर्ष 2006 में घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ था। पहले प्रश्न में पूछा गया है पास कब हुआ था और इस प्रश्न में पूछा गया है अपन से लागू कब हुआ था। लागू हुआ था अपना वर्ष 2006 में। अगला प्रश्न देखते हैं, घरेलू हिंसा कानून किस वर्ष पास हुआ। पास हुआ, बनाया गया या पारित किया गया, इसका एक ही आंसर आएगा हमेशा वर्ष 2005 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2005। अगला प्रश्न है, महिलाओं की शारीरिक एवं मानसिक सुरक्षा के लिए कानून किस वर्ष बनाया गया। इसमें भी दिया गया है बनाया गया, तो बनाया गया था अपने वर्ष 2005 में। इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2005 में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो यह प्रश्न अपन ने कर लिया है। इसका आंसर हो जाएगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है अपना, किस वर्ष घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून पास किया गया। इस प्रश्न में भी पूछा गया है पास कब किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2005 में घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा कानून पास किया गया था। एक बार वापस देख लेते हैं अपन, भारत में घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा कानून कब बनाया गया था या पास किया गया था या पारित किया गया था। तो इसका आंसर आता है अपना 13 सितंबर 2005 को यह कानून बनाया गया था, पास किया गया था या पारित किया गया था। और भारत में यह कानून कब लागू हुआ था? 26 अक्टूबर 2006 को यह कानून भारत में लागू हो गया था। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं। ठीक है, तो दोस्तों यह थे अपने सारे अध्याय 5 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो अपन ने हल कर लिए हैं। इसके बाद अपन बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय
अध्याय 6 की तरफ, जिसका नाम है संचार माध्यमों को समझना। इसका पहला प्रश्न है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य ज्ञान, संदेशों, सूचनाओं एवं विचारों के आदान प्रदान करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी संचार, ऑप्शन सी विनिमय, ऑप्शन डी साझेदारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संचार। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य या तो ज्ञान हो गया, या सूचना हो गई, या विचार हो गए, या कोई भी संदेश हो गया, इसका आदान प्रदान करना संचार कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संचार के माध्यम कौन कौन से हैं? इस प्रश्न में आपको बताना है कि संचार के माध्यम कौन कौन से हैं जिसके माध्यम से हम अपने संदेशों को, सूचनाओं को या विचारों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचा सकते हैं। ऑप्शन ए रेडियो टेलीविज़न, ऑप्शन बी अखबार इंटरनेट, ऑप्शन सी मोबाइल फ़ोन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इन सभी के माध्यम से हम अपने विचारों को, संदेशों को एवं सूचनाओं को दूसरों को पहुंचा सकते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, इंटरनेट और संचार के अन्य माध्यमों के लिए सामूहिक रूप से कौन सा शब्द प्रयोग में लिया जाता है? ऑप्शन ए सेंसरशिप, ऑप्शन बी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन सी एडवर्टाइजमेंट, ऑप्शन डी मीडिया। आपको इस प्रश्न में बताना है रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, इंटरनेट या संचार के जो भी सारे अन्य माध्यम हैं उनके लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग में लिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मीडिया का। अपन बार बार नाम सुनते हैं मीडिया मीडिया मीडिया, इन शब्द का प्रयोग संचार के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है अपना, मीडिया शब्द अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है। इस मीडियम शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए मध्यस्थ, ऑप्शन बी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन सी माध्यम, ऑप्शन डी बिचौलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माध्यम। मीडिया शब्द अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है और इसका अर्थ होता है माध्यम। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए विधायिका, ऑप्शन बी कार्यपालिका, ऑप्शन सी मीडिया या पत्रकारिता, ऑप्शन डी न्यायपालिका। तो आपको बताना है कि लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीडिया या पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ है। अगला प्रश्न है, टीवी, रेडियो, अखबार और इंटरनेट संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है या देश विदेश के जनसमूहों तक है। इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सेंसरशिप, ऑप्शन बी मास मीडिया, ऑप्शन सी वैश्वीकरण, ऑप्शन डी जर्नलिज्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मास मीडिया। टीवी, रेडियो, अखबार और इंटरनेट जो संचार के माध्यम है, इनकी पहुंच क्या है? लाखों लोगों तक है, इसलिए इन संचार माध्यमों को हम मास मीडिया के अंतर्गत लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से संचार के माध्यम प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए रेडियो टेलीविजन, ऑप्शन बी अखबार पत्रिकाएं, ऑप्शन सी मोबाइल फोन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि प्रिंट मीडिया के अंतर्गत कौन कौन से संचार के माध्यम आते हैं। प्रिंट मीडिया वो होती है जो लेखन के माध्यम से अपने विचारों या संदेशों का आदान प्रदान करती है। तो इसमें लेखन के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान केवल अखबार और पत्रिकाएं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी अखबार एवं पत्रिकाएं। वे संचार के माध्यम जिसके माध्यम से व्यक्तियों तक सूचनाएं केवल लेखन के माध्यम से पहुंचती है, तो वो प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से संचार माध्यम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए रेडियो टेलीविजन, ऑप्शन बी अखबार पत्रिकाएं, ऑप्शन सी मोबाइल फोन, इंटरनेट, ऑप्शन डी ए व सी दोनों। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या आते हैं। इससे पहले वाले प्रश्न में थे आपने प्रिंट मीडिया के अंतर्गत क्या आते हैं, और इस वाले प्रश्न में है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए व सी दोनों। रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन हो गया, इंटरनेट हो गया, ये किसके माध्यम है? यह मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। तो ये आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर का चलन कब से प्रारंभ हुआ जिससे पत्रकारिता में बड़ा बदलाव हुआ? ऑप्शन ए 1920 के दशक से, ऑप्शन बी 1930 के दशक से, ऑप्शन सी 1940 के दशक से, ऑप्शन डी 1950 के दशक से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1940 के दशक से। 1940 के दशक से इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर का चलन प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, टेलीविजन जिसे हम टीवी बोलते हैं का प्रारंभिक रूप टेलीवाइजर था, इसका आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए मार्कोनी ने, ऑप्शन बी ग्राहम बेल ने, ऑप्शन सी न्यूटन ने, ऑप्शन डी जॉन एल बेयर्ड ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जॉन एल बेयर्ड ने टीवी का आविष्कार किया था। जहां जहां पर भी मैंने नीले अक्षर से हाईलाइट किया हुआ है वो भी आपको याद करना ही करना है। अगला है, अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र
किसके भाग होते हैं? ऑप्शन ए जनता के, ऑप्शन बी छोटे व्यापारियों के, ऑप्शन सी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान के, ऑप्शन डी सरकार के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान के। अगला प्रश्न है, जब सरकार किसी समाचार या किसी फिल्म के दृश्य या किसी गीत के बोल को व्यापक जनता के साथ साझा करने से रोकती है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए केंद्रीकरण, ऑप्शन बी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन सी दूरसंचार, ऑप्शन डी सेंसरशिप। तो इसका आंसर होता है अपना ऑप्शन डी सेंसरशिप। सेंसरशिप के अंतर्गत सरकार किसी भी समाचार पत्र, किसी भी फिल्म के दृश्य या किसी भी गीत के बोल को व्यापक जनता के साथ साझा करने से रोकती है। अगला प्रश्न है, भारत में सरकार ने संचार माध्यमों पर सेंसरशिप कब लागू की? ऑप्शन ए 1966 से 1969 में, ऑप्शन बी 1977 से 1980 में, ऑप्शन सी 1975 से 1977 में, ऑप्शन डी 1980 से 1982 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1975 से 1977 में भारत में सरकार ने संचार के माध्यमों पर सेंसरशिप लागू की थी। अगला प्रश्न है, एक रिपोर्ट जो किसी विशेष कहानी के समस्त दृष्टिकोणों की चर्चा करती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लोकप्रिय रिपोर्ट, ऑप्शन बी पूर्ण रिपोर्ट, ऑप्शन सी संतुलित रिपोर्ट, ऑप्शन डी लंबी रिपोर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संतुलित रिपोर्ट। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी रिपोर्ट के दोनों पक्ष हों, जिसमें सकारात्मक पक्ष भी हो गया और नकारात्मक पक्ष भी हो गया, यानी उसकी अच्छाई भी हो गई और उसकी बुराई भी हो गई, दोनों के बारे में चर्चा करती है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? संतुलित रिपोर्ट। अगला प्रश्न है, मीडिया जिसे हम पत्रकारिता भी बोलते हैं की आय का मुख्य स्रोत क्या होता है? ऑप्शन ए विज्ञापन, ऑप्शन बी सामान्य समाचार, ऑप्शन सी लेख, ऑप्शन डी समाचार पत्रों की बिक्री। इस प्रश्न में आपको बताना है कि मीडिया या पत्रकारिता की आय का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विज्ञापन। जब भी आप अखबार पढ़ते हो तो बड़े बड़े अक्षरों में आपके सामने एड आ जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अपने विज्ञापन, और यही इनकी आय का मुख्य स्रोत होता है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में मीडिया का स्वतंत्र होना क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए वेतन कमाने के लिए, ऑप्शन बी कंपनी को प्रोत्साहित करने के लिए, ऑप्शन सी संतुलित रिपोर्ट लिखने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकतंत्र में मीडिया का स्वतंत्र होना आवश्यक है क्योंकि वह संतुलित रिपोर्ट लिखने के लिए स्वतंत्र हो सके। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संतुलित रिपोर्ट लिखने के लिए। अगला प्रश्न है, खबर लहरिया क्या है? एक उपन्यास, एक कहानी, एक समाचार पत्र, एक पुस्तक। आपको बताना है खबर लहरिया क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक समाचार पत्र। अब बात करते हैं अपन स्थानीय समाचार पत्र खबर लहरिया के बारे में। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि यह एक स्थानीय समाचार पत्र है। इस समाचार पत्र की भाषा कौन सी है? इस समाचार पत्र की भाषा है बुंदेली भाषा है। इस समाचार पत्र का प्रकाशन चित्रकूट जिला जो उत्तर प्रदेश में आता है, वहाँ की 8 दलित महिलाओं के द्वारा हर 15 दिन में इसका प्रकाशन किया जाता है। इसका प्रकाशन होता है चित्रकूट जिला उत्तर प्रदेश से। कितनी महिलाएं करती है? 8 दलित महिलाएं इसका प्रकाशन करती है। और कितने दिन में यह समाचार पत्र आता है? तो यह समाचार पत्र हर 15 दिन में आता है। इसके बाद है, इस समाचार पत्र में कुल कितने पृष्ठ हैं? इस समाचार पत्र के कुल 8 पृष्ठ हैं। कितने पृष्ठ हैं? कुल 8 पृष्ठ हैं। अब बात करते हैं इसकी विषय वस्तु क्या है। खबर लहरिया समाचार पत्र में दलितों से संबंधित विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा एवं राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित सूचनाएं प्रकाशित होती है। तो दोस्तों, यह थे हमारे अध्याय 6 से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद हमारा अगला अध्याय है अध्याय 7, हमारे आसपास के बाजार। इसका पहला प्रश्न है, साप्ताहिक बाजार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है, यह सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। ऑप्शन बी, इसमें वस्तुएं सस्ते दामों पर उपलब्ध होती है। ऑप्शन सी, जरूरत का सारा सामान एक ही दुकान पर उपलब्ध हो जाता है। ऑप्शन डी, इसमें एक ही प्रकार के सामान की कई दुकानें होती है। ऑप्शन ई, इन बाजारों में बेची जाने वाली वस्तुओं को दुकानदार अपने घरों में ही जमा रखते हैं। ऑप्शन एफ है, ग्राहकों के पास मोल तोल से भाव कम कराने के अवसर होते हैं। ऑप्शन जी है, उपयुक्त सभी सत्य है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी, सभी कथन सत्य है। साप्ताहिक बाजार से संबंधित सारे तथ्य मैंने इस प्रश्न में एक जगह कर लिए हैं, इसलिए ये प्रश्न थोड़ा बड़ा हो गया है। आपको ये सारे तथ्य याद रखने हैं ताकि आपका एग्जाम में कोई भी सवाल गलत नहीं हो। इसका ऑप्शन ए है,
यह सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है, यह कथन इसका सत्य है। ऑप्शन बी है, इस बाजार में यानी कि साप्ताहिक बाजार में वस्तुएं सस्ते दामों पर उपलब्ध होती है, यह कथन भी इसका सत्य है। साप्ताहिक बाजार में जरूरत का सारा सामान एक ही दुकान पर उपलब्ध हो जाता है, यह भी कथन इसका सत्य है। साप्ताहिक बाजारों में एक ही प्रकार के सामान की कई दुकानें होती है, यह कथन भी सत्य है। इन बाजारों में बेची जाने वाली वस्तुओं को दुकानदार अपने ही घरों में जमा रखते हैं, यह कथन भी सत्य है। ग्राहकों के पास मोल तोल से भाव कम कराने के अवसर होते हैं, इसका यह कथन भी सत्य है। यानी कि इस प्रश्न के सारे कथन सत्य है, इसलिए यह प्रश्न थोड़ा यह बड़ा हो गया है, आप याद रख लीजिएगा। ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं ताकि आपका एग्जाम में कोई भी सवाल गलत नहीं हो। अगला प्रश्न है, शहरों में सामान्यतया ऐसा बाजार होता है जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती है, इन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हॉट बाजार, ऑप्शन बी मॉल, ऑप्शन सी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन डी साप्ताहिक बाजार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अगला प्रश्न है, शहरों में बहुमंजिला वातानुकूलित इमारतें होती है जहां पर अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती है, इन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हॉट बाजार, ऑप्शन बी शॉपिंग मॉल, ऑप्शन सी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन डी साप्ताहिक बाजार। तो आपको बताना है कि जो शहरों में बहुमंजिला वातानुकूलित इमारतें होती है जहां पर अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की दुकानें होती है और वहां पर अलग अलग वस्तुएं मिलती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शॉपिंग मॉल। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से बाजार श्रृंखला के उचित विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता, उत्पादक, उपभोक्ता। ऑप्शन बी उत्पादक, थोक विक्रेता, उपभोक्ता, खुदरा विक्रेता। ऑप्शन सी थोक विक्रेता, उत्पादक, खुदरा विक्रेता, उपभोक्ता। ऑप्शन डी उत्पादक, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता और उपभोक्ता। तो आपको बताना है कि बाजार श्रृंखला का कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्पादक, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता और उपभोक्ता। यह बाजार श्रृंखला का एक निश्चित क्रम होता है। बाजार श्रृंखला को समझने के लिए हम एक बिस्किट का उदाहरण लेते हैं। हम जो बिस्किट खाते हैं वह बिस्किट किन किन व्यापारियों के माध्यम से हमारे पास पहुंचता है, यही बाजार श्रृंखला कहलाती है। बाजार श्रृंखला को इंग्लिश में मार्केट चेन भी कहते हैं। कंपनी किसी बिस्किट का उत्पादन करती है, जैसे ही बिस्किट का उत्पादन हो जाता है तब थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में कंपनी से बिस्किट खरीदते हैं और उसमें अपना लाभ जोड़कर खुदरा विक्रेता को वह बिस्किट बेच देते हैं। खुदरा विक्रेता, जिसे अपन फुटकर विक्रेता भी बोलते हैं, थोक व्यापारी से वह बिस्किट खरीदता है और उसमें अपना लाभ जोड़ता है, फिर उसे अंतिम उपभोक्ता को बेच देता है। अंतिम उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो उस बिस्किट को उपयोग में लेने वाला है, जैसे कि हम खुदरा विक्रेता से बिस्किट खरीदते हैं और घर लाकर बड़े चाव से खाते हैं। इस प्रकार बिस्किट किन किन व्यापारियों से गुजरता हुआ हमारे पास पहुंचता है, यही बाजार श्रृंखला कहलाती है। अगला प्रश्न है, वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के अंतिम उपभोक्ता के बीच में होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए सलाहकार, ऑप्शन बी मध्यस्थ, ऑप्शन सी व्यापारी, ऑप्शन डी सहायक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यापारी। वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के अंतिम उपभोक्ता के बीच में होते हैं वे सभी व्यापारी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए थोक विक्रेता, ऑप्शन बी उत्पादक, ऑप्शन सी खुदरा या फुटकर विक्रेता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फुटकर विक्रेता या खुदरा विक्रेता। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यक्ति जो वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है वह खुदरा विक्रेता या फुटकर विक्रेता कहलाता है। वह व्यक्ति जो थोक विक्रेता से उत्पाद या सामान खरीदकर उसमें अपना लाभ जोड़कर उस वस्तु या उत्पाद को अंतिम उपभोक्ता को बेचता है, खुदरा या फुटकर विक्रेता कहलाता है। खुदरा या फुटकर विक्रेता को इंग्लिश में रिटेलर भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, वह व्यापारी जो बड़ी मात्रा में सामान को खरीदकर अन्य व्यापारियों को बेचता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी थोक विक्रेता, ऑप्शन सी खुदरा या फुटकर विक्रेता, ऑप्शन डी उपभोक्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थोक विक्रेता। थोक विक्रेता वह व्यक्ति होता है जो बड़ी मात्रा में सामान या उत्पाद खरीदता है और उसमें अपना लाभ जोड़ता है, फिर उस उत्पाद या सामान को खुदरा विक्रेता को बेचता है, तो वह व्यक्ति थोक विक्रेता कहलाता है। थोक विक्रेता को इंग्लिश में होलसेलर भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, सतत विकास के कुल 17 लक्ष्यों में से लक्ष्य 12 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए लैंगिक समानता, ऑप्शन बी उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि,
ऑप्शन सी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ऑप्शन डी जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन। सतत विकास के कुल 17 लक्ष्य है, जिसमें से लक्ष्य 12 का संबंध है जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन। अगला प्रश्न है, वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के अंतिम उपभोक्ता के बीच में होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए सलाहकार, ऑप्शन बी मध्यस्थ, ऑप्शन सी व्यापारी, ऑप्शन डी सहायक। यह प्रश्न पहले भी आ गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यापारी। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता कौन होता है? ऑप्शन ए चीजों को पैदा करने वाला, ऑप्शन बी चीजों को बेचने वाला, ऑप्शन सी चीजों का लेन देन करने वाला, ऑप्शन डी चीजों का उपभोग करने वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो चीजों का उपभोग करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीजों का उपभोग करने वाला। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए कौन सा कानून बनाया गया है? ऑप्शन ए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1961, ऑप्शन बी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1976, ऑप्शन सी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1996, ऑप्शन डी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। आपको बताना है कि भारत में उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए कौन सा कानून बनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 एक कानून है जो भारत में उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए बनाया गया है। अब यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब बात करते हैं अपन बाजार श्रृंखला के बारे में। बाजार श्रृंखला में सबसे पहले आता है उत्पादक, उसके बाद आता है थोक विक्रेता, उसके बाद आता है खुदरा या फुटकर विक्रेता और सबसे अंत में आता है अंतिम उपभोक्ता। अब इसे समझने के लिए अपन एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए रामू नाम का एक किसान है, उसके पास बहुत सारी गाय भैंस हैं और वह दूध निकालता है और दूध बेचता है। यहाँ पर दो स्थितियाँ बनती है। पहली स्थिति में रामू दूध निकालता है और गाड़ी पर रखता है और उसे अंतिम उपभोक्ता को बेच देता है। अंतिम उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो उस दूध का अंतिम रूप से सेवन करता है, वह व्यक्ति अंतिम उपभोक्ता होता है। दूसरी स्थिति में रामू डेयरी कंपनियों को दूध बेचता है। डेयरी कंपनियां रामू से दूध लेकर गाड़ियों के माध्यम से उस दूध को फैक्ट्रियों तक पहुंचाती है। फैक्ट्रियों में दूध की ब्रांडिंग व पैकेजिंग होती है। इसके बाद डेयरी कंपनियां थोक विक्रेता को दूध बेचती है। थोक विक्रेता वह व्यक्ति होता है जो बड़ी मात्रा में दूध खरीदता है और उसमें अपना लाभ जोड़कर उस दूध को खुदरा विक्रेता को बेचता है। खुदरा विक्रेता वह व्यक्ति होता है जो थोक विक्रेता से दूध खरीदता है और उसमें अपना लाभ प्रतिशत जोड़कर अंतिम उपभोक्ता को दूध बेचता है। और अंतिम उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो दूध का अंतिम रूप से सेवन करता है। यह होती है बाजार श्रृंखला, जिसमें सबसे पहले उत्पादक दूध का उत्पादन करता है, उसके बाद दूध थोक विक्रेता के पास जाता है, थोक विक्रेता उसे अपना लाभ जोड़कर खुदरा या फुटकर विक्रेता को बेचता है, खुदरा या फुटकर विक्रेता इसमें अपना लाभ जोड़ता है और उस दूध को अंतिम उपभोक्ता को बेच देता है। इसका एक निश्चित क्रम होता है जिसे अपन बाजार श्रृंखला के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यह थे हमारे अध्याय 7 के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने हल कर लिए हैं। इसके बाद अपन बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय 8 की तरफ। यह हमारा कक्षा 7 की पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 का अंतिम अध्याय है, जिसका नाम है बाजार में एक कमीज। इसका पहला प्रश्न है, हमें रुई किसके पौधों से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए शहतूत, ऑप्शन बी कैक्टस, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी अश्वगंधा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमें रुई कपास के पौधों से प्राप्त होती है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, कपास के पौधे के किस भाग से रुई प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए पत्तियों से, ऑप्शन बी जड़ों से, ऑप्शन सी डोडे से, ऑप्शन डी तनों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डोडे से। अगला प्रश्न है, उस फैक्ट्री को क्या कहते हैं जहां कपास के डोडों से बीज निकाले जाते हैं और फिर उन्हें धागे में काटकर गट्ठर बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए हथकरघा कारखाना, ऑप्शन बी कपड़ा मिल, ऑप्शन सी पावरलूम कारखाना, ऑप्शन डी जिनिंग मिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जिनिंग मिल। अगला प्रश्न है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कपास के बीजों को पृथक पृथक किया जाता है? ऑप्शन ए काटना, ऑप्शन बी बांधना, ऑप्शन सी बुनना, ऑप्शन डी ओटना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओटना। ओटना को जिनिंग भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। और ये प्रश्न आपके एनएमएमएस एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए यह प्रश्न आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, व्यापारी और बुनकरों के बीच ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यापारी बुनकरों को कच्चा माल देता है और उनसे तैयार माल प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं?
ऑप्शन ए जजमानी व्यवस्था, ऑप्शन बी उधारी व्यवस्था, ऑप्शन सी दादन व्यवस्था, ऑप्शन डी सहकारी व्यवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दादन व्यवस्था। दादन व्यवस्था व्यापारी व बुनकरों के बीच होती है। इसमें व्यापारी बुनकरों को कच्चा माल देता है और उनसे तैयार माल वापस प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, ऐसी संस्था जिसमें समान हितों के लोग इकट्ठा होकर परस्पर लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए निजी संस्था, ऑप्शन बी परोपकारी संस्था, ऑप्शन सी केंद्रीय संस्था, ऑप्शन डी सहकारी संस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सहकारी संस्था। अगला प्रश्न है, आमदनी में से सारे खर्चों को घटा देने के बाद शेष बचने वाली राशि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए घाटा, ऑप्शन बी सब्सिडी, ऑप्शन सी निवेश, ऑप्शन डी मुनाफा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आमदनी में से खर्चे घटाने के बाद मुनाफा बचता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुनाफा। अगला प्रश्न है, सतत विकास के कुल 17 लक्ष्यों में से लक्ष्य 8 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए लैंगिक समानता, ऑप्शन बी उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि, ऑप्शन सी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ऑप्शन डी जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि। अगला प्रश्न है, इरोड बाजार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। आपको बताना है कि इरोड बाजार कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु में। इरोड बाजार तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जो विदेशों में माल या सामान बेचता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आयातक, ऑप्शन बी व्यापारी, ऑप्शन सी निर्माता, ऑप्शन डी निर्यातक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्यातक। वह व्यक्ति जो विदेशों में माल या सामान बेचता है उसे निर्यातक कहते हैं। अब बात करते हैं आयातक के बारे में। आयातक वह व्यक्ति होता है जो विदेशों से माल या सामान खरीदता है, उसे हम आयातक कहते हैं। निर्यातक वह व्यक्ति होता है जो विदेशों में माल या सामान बेचता है, और आयातक वह व्यक्ति होता है जो विदेशों से माल या सामान खरीदता है, उसे हम आयातक कहते हैं। अब बात करते हैं अपन एनएमएमएस एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, विदेशों में सामान बेचने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? ऑप्शन ए निर्यातक, ऑप्शन बी आयातक, ऑप्शन सी निर्माता, ऑप्शन डी उपभोक्ता। वह व्यक्ति जो विदेशों में माल या सामान बेचता है उसे हम निर्यातक कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निर्यातक। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु का इरोड शहर किस बाजार के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कपड़ा बाजार, ऑप्शन बी कार बाजार, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, ऑप्शन डी खाद्य सामग्री। तो तमिलनाडु का इरोड बाजार कपड़ा बाजार के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कपड़ा बाजार। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कपास से बीजों को हाथों द्वारा पृथक किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ओटना, ऑप्शन बी बुनना, ऑप्शन सी काटना, ऑप्शन डी बांधना। आपको बताना है कि कपास से बीजों को हाथों द्वारा पृथक किया जाता है उसे क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओटना, यानी कि ओटना को इंग्लिश में जीनिंग भी बोलते हैं। ये दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं। कपास से बीजों को हाथों द्वारा पृथक किया जाता है उसे ओटना बोलते हैं, और इसे इंग्लिश में जीनिंग बोलते हैं। दोस्तों, यह थे हमारे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने हल कर लिए हैं। अब एक प्रश्न आपके लिए, किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम अथवा चिन्ह की मोहर लगाना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ब्रांडिंग, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी व्यवसाय, ऑप्शन डी मार्क। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और साथ में आपको अपनी राय भी देनी है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, याद करते रहिए। आप कोई सा भी एग्जाम हो आराम से पास कर लोगे। धन्यवाद।